लेग प्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेग पैर के लोअर बॉडी के मशीन्स के बारे में। अब लेग प्रेस में अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, कुछ लेग प्रेस ऐसे होते हैं जिसको हम लोग रिक्लाइन बोल सकते हैं, सॉर्ट ऑफ, जिसमें आप वेट को सो के पुश करते हैं। हाँ, ये मशीन के फेवर में मैं ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि ये ऑकवर्ड होता है। और दूसरा है कि कभी कभी कुछ लोगों को जिनको बीपी के इश्यूज है उनको ये मशीन का ये सोना थोड़ा सा ऑड हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये अपने पास मशीन है तो हम लोग करेंगे। इसमें क्या है, प्लेट लोडेड मशीन है जहाँ आपको प्लेट लोड करना है, ठीक है। इसमें जो एंगल होता है वो क्रुशियल होता है। अब इसमें जो होता क्या है, देखो, अगर मैंने 1000 पाउंड लगाया है और अगर मैंने पुश किया तो पूरा 1000 पाउंड नहीं आया, क्योंकि ग्रेविटी के खिलाफ नहीं, टेंजेंट है। ये मशीन अगर ऐसे होता है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर तो मैं ग्रेविटी के खिलाफ पुश करूँगा, बराबर। इसलिए इफेक्टिव लोड जो है इस मशीन का, जो वजन लगा है उससे कम होगा। हालांकि मैं आपको दिखाता हूँ, आप इधर प्लेट लगाओ या उधर प्लेट लगाओ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज प्लेटफॉर्म एक ही है। तो ये बायलैटरल मूवमेंट है, कभी कभी अलग अलग आइसोलेटर लेग प्रेस भी होता है तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन जरूरी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ अभी इस तरफ, तो यहाँ भी मुझे हाइट ऐसे एडजस्ट करना है ताकि मेरा हिप रोल ना हो। आपको समझना ज़रूरी है, हिप रोल नहीं होना चाहिए, बराबर बैठना चाहिए। तो उस हिसाब से तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मशीन को जब आप वेट लगाओगे, अभी हम तो फिलहाल वेट लगा के नहीं कर रहे हैं, वेट लगाओगे तो हमेशा पकड़ते समय इसको पकड़ के आपको बैठना है, क्योंकि अगर इसका लूज हो गया तो अगर गिरेगा भी तो आप ऑन ईयर होगे। समझ में आ रहा है आपको? बराबर। मैंने इसको पकड़ा, मैं बैठ गया अंदर। अब इसमें अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं। मैं गया नीचे, इधर सपोर्ट लिया मैंने, पैरों को टोस, नीज और हिप एक लाइन में, फिर मैंने उसको पकड़ा। और कुछ लोग इसको अंदर बाहर करते हैं, अंदर बाहर सीधा रखो, अच्छा, ब्रीद आउट ब्रीद इन, उठाओ, कैसा है, गियर ऊपर करो या रैक निकालो, ब्लॉक आउट। यहाँ मैं थोड़ा एडजस्ट करूँगा, ऊपर मैं ब्रीद आउट करूँगा, ब्रीद इन करूँगा और मैं रेंज ला के पुश करूँगा। तो ये रेंज कितना होना चाहिए, ये इसको पैरेलल होना चाहिए। ये आपका मशीन है, ये हाइटेड है, कोई ऑकवर्ड पोजीशन है। नेक को आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कभी कभी लोगों को अंदर आता है, टमी बड़ा होता है तो टो आउट करना चाहिए। वो प्रॉब्लम हो सकती है, टो आउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उस हिसाब से टो आउट करो। अब इसमें इतना ज़्यादा भी, कुछ लोग ऐसे इतना वाइड पकड़ते हैं बराबर, हाई की जगह, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। बराबर, इनर थाई या टू है। तुम एक लाइन में पकड़िए, करो, ठीक है, ऐसा है नहीं, इसको ध्यान, ठीक है। अभी आप अंग्रेजी करके देखिए, साइड में ग्रिप पकड़िए कस के, फिर आप लॉक कीजिए, उसको लॉक निकालिए, उसको नीचे कीजिए सर, इसी लेवल पर ना, हाँ इसी लेवल पर नीचे निकालिए, लॉक निकालिए, पूरा लॉक कीजिए, विदाउट ब्रीदिंग, गो, परफेक्ट, वन, लॉक आउट फॉर विदाउट ब्रीदिंग। यहाँ लोग बोलते हैं लॉकआउट करने का नहीं, पूरा लॉकआउट करने का। नाइस। बट उसमें सर ऐसा बोलते हैं कि ये बस, यस, गुड क्वेश्चन, पूछिए। नी जो रहता है, जब हेवी वेट रहता है तो नी अगर पूरा लॉकआउट करे तो ये नीचे की तरफ जाता है। क्यों जाएगा नीचे की तरफ? नहीं, कभी नहीं होता है ऐसा। पटेला हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर स्क्वाट में भी ऐसा होना चाहिए। देखो, पूरा लॉकआउट हमेशा सिक्योर होता है। अब वो बीच में एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, उस आदमी का पैर टूट गया, वो पैर लॉकआउट की वजह से नहीं टूटा, वो उसका ब्रीदिंग और टाइटनेस कम पड़ गया और उसने औकात से ज़्यादा वेट लगाया था। इसलिए अभी अगर तुम हजार किलो लगा रहे हो इधर तो प्रॉब्लम होगा ही ना। अरे पावर लिफ्टर तो मैंने चार प्लेट लगाते हुए देखा है। ओ सॉरी, एक गाड़ी 4 व्हीलर को पुश करते हुए देखा है मैंने। तो ये एक्चुअली फंक्शनल एक्सरसाइज नहीं है। स्क्वाट और इसकी कंपैरिजन अगर कीजिए तो स्क्वाट डेफिनेटली बेटर है। तो अगर आप स्क्वाट करो तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, मैं खुद नहीं करता इसको, लेकिन एक एडिशनल एक्सरसाइज के हिसाब से आप कर सकते हो। या फिर अगर किसी को स्क्वाट नहीं आ रहा है उसको दे सकते हो, बूढ़े आदमियों को दे सकते हो। हालांकि ये पोजीशन से अच्छा होगा सीटेड। तो जिनको स्क्वाट नहीं करना है उनको स्ट्रेंथनिंग के लिए दे सकते हो। इसमें जॉइंट एक्शन क्या, अगेन हिप एक्सटेंशन नहीं एक्सटेंशन, जैसे स्क्वाट में ग्लूटियस मैक्सिमस, हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स, बट ये सपोर्टेड मूवमेंट है। राइट। आगे स्क्वाट जो है, स्क्वाट में आपका कोर का ज़्यादा काम यूज होता है। इससे लोड ज़्यादा रहता है, हाँ, तो अगर लॉकआउट करते हैं तो मतलब ये नी पे प्रेशर पड़ता है क्या? प्रेशर तो पड़ने दो, क्या फिर प्रेशर तो फिर स्क्वाट में भी पड़ रहा है। हाँ। आप
आप जब जॉइंट लॉकआउट करोगे तब आपको ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, वेवरिंग नहीं होगा। देखो लॉकआउट क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि लॉकआउट पोजीशन ही हमारा नेचुरल पोजीशन है। तो ये फिर जिम में जो अभी अभी जैसे मैं लास्ट वीक जब मार रहा था तो जिम का ओनर था, तो मैं अराउंड 180 किलो ही पुश कर रहा था, तो वो था कि नी पूरा स्ट्रेट मत किसने बोला कि ओनर को बहुत से कुछ आता है जिम में? आई मीन जस्ट सेइंग कि ये लोग जो है ये लोग क्या अनफॉर्चुनेटली क्या है, बॉडी बिल्डर्स का इन्फ्लुएंस बहुत है। दूसरा सारे वीडियो देख देख के करते हैं। वीडियो देख देख के तो अगर किसी का नी टूट गया बॉडी वीडियो में तो वो डरते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि वो लॉकआउट की वजह से टूटा क्या, नहीं टूटा। वो तो आपने इतना वेट लगाया और लॉकआउट, इनफैक्ट अगर आप लॉकआउट करके टाइट रहते ब्रीदिंग वाइज और सब वाइज तो वो नहीं टूटता। कंट्रोल छूट गया उसका कोर पे से, बॉडी लूज हो गया। लूज हो गया। तो क्योंकि इतना लगाओ मत ना यार, इतना क्यों लगा रहे हो तुम? लोड बॉडी की जगह नहीं पाएगा। द प्रॉब्लम इज कि एक तो आपके औकात से ज़्यादा आप लगा रहे हो, उसके बाद आपका लॉकआउट, आप बॉडी टाइटनेस ब्रीदिंग मेंटेन नहीं कर रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि एक्शन हो। आपको हमेशा कॉज एंड इफेक्ट देखना जरूरी है। क्या लॉकआउट करने से टूटा क्या पैर, क्या प्रूफ है आपके पास? तो बायोमैकेनिकली या फिजिकल फोर्सेस के हिसाब से तो नहीं टूटना चाहिए। साइंटिफिकली इनफैक्ट अगर लॉकआउट करोगे तो ज़्यादा सिक्योर होगे। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। लोग बोलते हैं ये करने से ये होता है, अरे यार तुम्हारा कॉज है। अभी मैं एग्जांपल फिर से दे रहा हूँ, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ऐसा क्यों बोल सकते हैं हम? क्योंकि वो भी सभी लोगों में नहीं होगा, बहुत से लोगों में जिनमें कैंसर हुआ है वो हेवी स्मोकर्स रहे हैं, और उसके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइंटिफिकली आप प्रूव कर सकते हैं कि सिगरेट पीने से स्कारिंग होता है, लंग टिश्यू का डेथ होता है, ऑक्सीजन इंटेक कम होता है, कार्बन सेटलमेंट होता है, उसके कारण कार्सिनोजेनिक टेंडेंसीज बॉडी की बढ़ती है। तो आपके पास कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, और वो भी एक दो लोगों के लिए नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड काफ़ी लोगों के लिए। वो भी 100% लोगों को नहीं होगा, शायद किसी को जिंदगी भर नहीं होगा, लेकिन जिनको कैंसर हो रहा है उनमें से 25% लोगों को तो सिगरेट पीने से हुआ है। मतलब आप उसको एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से लगा सकते हो। यहाँ आपके पास कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आप कैसे बोल सकते हो? सो दैट्स द प्रॉब्लम विद पीपल। आप साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकली प्रूव करो ना बॉस, ये करने से ये हुआ, इतने लोगों को ये हुआ, शेयर फोर्सेस आए पैर पे, फिर एक्सपेरिमेंट करो जिम में, लैब में, और अगर उससे प्रूफ लगे तो आप बोल सकते हैं कि यस लॉकआउट करने से पैर टूट सकते हैं। अरे वो जो इतना 100-200 सॉरी 500 700 kg वो डेडलिफ्ट मारते हैं, वो तो 100% लॉकआउट करते हैं और फुल एक्सटेंशन करते हैं। वो हाइपर एक्सटेंशन भी करके दिखाते हैं पावर लिफ्टिंग में। वो आपको देखना है, उनका नहीं है ना, लॉ ऑफ एवरेजेस पे खेलना चाहिए। क्योंकि उनका हमारा एक किसी का कुछ तो कभी टूट गया, मतलब आप जनरलाइज कैसे करते हैं? और डेली लाइफ में जो भी यूज करते हैं नी जो पोजीशंस है वो एक जो है अपना शोल्डर शोल्डर की तरफ इट्स ऑलवेज बेटर। वाइड करने से इनर थाई बिनर का ऐसा कुछ नहीं होता, एंड इट्स ऑलवेज कंफर्टेबल टू पुश स्ट्रेट। जैसे स्पोर्ट्स के जैसे क्या? अब ये फंक्शनल है क्या मूवमेंट? नहीं ये फंक्शनल है क्या? नहीं ना, डिपेंड करता है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं गाड़ी में फंस गया अगर, दरवाजे को किक मार के बाहर आना, तो उस सर्कमस्टेंस में फंक्शन हो सकता है। बराबर। तो अगेन फंक्शनैलिटी भी डिपेंड करता है कौन सी स्थिति में हो। तो बराबर, मान के चल के ऐसी स्थिति किसी भी ना आए, लेकिन अगर आ गया कि आप गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी फंस गई, आप गाड़ी में खिड़की आग नहीं लगी, खोल रहा। खिड़की तोड़ सकते हो आप दरवाजे को लगो, लेग प्रेस पोजीशन में होगा। बराबर बराबर। हालांकि वो एक्सट्रीम सिचुएशन, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि फंक्शनैलिटी भी जो होता है, तो आप ये भी बोलते रहे स्क्वाट फंक्शनल है, डेडलिफ्ट फंक्शनल, ये फंक्शनल नहीं, लेग प्रेस भाई जरूरी नहीं है। आप कौन से सिचुएशन में उस पर डिपेंड करेगा फंक्शनैलिटी, तो ये आपको समझना जरूरी है। अच्छा, तो बोलते हैं ये तो प्लेट लोडेड था, ये रैक लोडेड है। इसमें एक एडवांटेज क्या है, रैक लोडेड का जितना वजन लगाओगे उतना आएगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के खिलाफ एक्सरसाइज की जाती है। ये एक बेटर मूवमेंट है, ये एक बेटर एक्सरसाइज भी है। मैंने देखा है इससे ज़्यादा कंटिन्यूस टेंसर इसके पे ज़्यादा इसमें है। ज़्यादा था, और इसमें आप सिंगल लाइन लेग भी यूनिलैटरल भी कर सकते हो। हालांकि अगेन लेग प्रेस यूनिलैटरल करना जरूरी है कि आई डोंट थिंक सो। अगर आपके पास वेरिएशन के लिए करते हैं उसमें उससे अच्छा तुम लंजेस मार लो ना, हेवी स्टेप अप लंजेस स्टेप मारो। अप लंजेस कर लो और लेग प्रेस हेवी करो इसके साथ बायलैटरल, तो उसमें इतना एनर्जी खर्च करने की जरूरत है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट नहीं है कि इस पे आप इतना फोकस करके यूनिलैटरल करो। हालांकि आप कर सकते हो आइसोलेटरल अगर है जैसे कि एलन में, तो फिर अच्छा है, तो अच्छा ही हो। इसको मेरे को तो हाइट नीचे करना पड़ेगा, ये ज़्यादा बेटर है। हालांकि अगेन यहाँ बैठोगे, ये किसी के लिए भी अच्छा है, बूढ़ा आदमी भी कर सकता है, जिसका पेट बड़ा है उसको भी इतना तकलीफ नहीं होगा जिसका इसलिए होगा। क्योंकि हर एंगल में है ना। आप अगेन सेम एंगल रखोगे, पकड़ोगे, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करोगे, यहाँ आप ब्रीथ आउट ब्रीथ इन सब करोगे, ये स्टेबल पोजीशन वापस।
इसलिए ज़रा इससे मैं ज़्यादा लोड इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा इस मशीन। चलिए ब्रीदिंग कीजिए। सर पीछे आगे करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं ठीक है, फाइन, दैट्स आपके फिर थोड़ा आगे आना पड़ेगा, थोड़ा आगे। ओके, कि लॉकआउट आपका जल्दी हो जाएगा। बेटर ब्रीदिंग आगे कीजिए। ठीक है, बेटर, ठीक है, दैट्स फाइन। अब इसमें एक क्वेश्चन जो आ सकता है कि फंक्शनल कौन सा बेटर है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि यार फंक्शनल स्क्वाट और इसमें अगर नॉर्मल, अगर आपको कोर बिल्डअप करना है, आपको कोर स्टेबिलिटी चैलेंज करना है, आपको ज़्यादा बॉडी का इन्वॉल्वमेंट लेना है, तो स्क्वाट इज़ अ बेटर ऑप्शन इससे, लेग प्रेस से। क्या लेग प्रेस से स्ट्रेंथ बढ़ेगी? ज़रूर बढ़ेगी। क्या लेग प्रेस से कोर चैलेंज होगा? नहीं, स्क्वाट से ज़्यादा होगा क्योंकि आपका कोर सपोर्ट है। अगर हाइपोट्रॉफी की बात की जाए तो मसल का जो बिग साइज होना है, जो बढ़ना है, वो स्क्वाट में बढ़ेगा कि इसमें बढ़ेगा? डिपेंड, दोनों में होगा, दोनों में पड़ेगा, क्योंकि मसल डैमेज तो यहाँ भी हो रहा है लेग प्रेस में। तो आप किसी के लेग्स का साइज देख के ये कह नहीं सकते कि ये लेग प्रेस से किया हुआ है कि स्क्वाट से किया हुआ है। ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर साइज स्क्वाट्स में आपको वेट कम जाता है, बट यहाँ थोड़ा ज़्यादा ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगी, ये कोर सपोर्टेड है। स्क्वाट्स में आपको कोर स्टेबिलिटी करना पड़ता है, आपके एब्डोमेन्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है स्क्वाट्स में। यहाँ आपके एब्स का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, हालांकि होता है सपोर्टेड है, फिर भी आप ब्रीदिंग कर रहे हो, लेकिन आपके कोर को कुछ हद तक बाहर से भी सपोर्ट मिलता है जो स्क्वाट में नहीं मिलता है। तो इसलिए स्क्वाट और इसमें अगर चॉइस किया जाए तो दोनों आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। स्क्वाट पहले करो तो ज़्यादा बेटर है। स्क्वाट अगर आपको नहीं करना आ रहा है तो ये करो, लेकिन स्क्वाट अगर कर रहे हो तो अच्छी तरह से कर रहे हो, स्क्वाट लंजेस और ये, तो ये करने की वैसे ज़रूरत नहीं, आप उसको अवॉइड कर सकते हो इस एक्सरसाइज को। सो दैट्स व्हाट वी विल से, बट स्टिल यस, इट्स अ गुड एक्सरसाइज नेवरदलेस। और ये मशीन होना चाहिए हर एक जिम में, क्योंकि स्क्वाट्स, हालांकि कितना स्क्वाट्स ही ईजी मूवमेंट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को स्क्वाट में प्रॉब्लम आता है, इसलिए ये इट्स अ गुड मशीन। यस, कोई क्वेश्चन? मैं ही पूछ रहा था। एक बहुत ही इसका एंकरिंग दिखाना मेरे को। फल अब ये कैसा मूवमेंट है, सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, नी एक्सटेंशन, ये आइसोलेशन मूवमेंट। तो इसके लिए क्या अच्छा होता है, आइसोलेशन मूवमेंट के लिए कैम आता है, कैम बेस्ड मशीन। अगर वजन लगा के आपने किया तो वो ग्रेविटी के खिलाफ कंटिन्यूस नहीं जाएगा, इसलिए ऐसा मशीन लेना चाहिए जो आपका मूवमेंट सर्कुलर हो, लेकिन वजन कैसे जाएगा, आगे ग्रेविटी। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कैसे करना है, इसका जॉइंट और मेरा जॉइंट मैच होगा, इसको पीछे करो। हाँ, कैसे करने का बताओ। मैं पीछे जाऊंगा, वैसे ये सॉर्ट ऑफ हो रहा है और थोड़ा सा चाहिए था, बट ये अभी जगह नहीं है। हाइलाइटर कंपनी की तरफ से आता है। हाँ, वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग यूजेस हैं। इसका मूवमेंट देखिए, अभी इसमें मैं क्या करूँगा, पैर अंदर डालूंगा। इसमें आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो नी है ना और तो एक लाइन में, लोग ऐसे ऐसे कुछ तो करते रहते हैं, सीधा रहना चाहिए। यहाँ आप बैठोगे, फुल लॉक, सिर्फ टो का अपनी तरफ करते रहे। ये मूवमेंट है, इस मूवमेंट में सिर्फ नी एक्सटेंशन हो रहा है, इसमें आपके क्वाड्रिसेप्स इन्वॉल्व हो रहा है। ये बहुत पॉपुलरली सिखाया जाता है। अब ये मूवमेंट करना ज़रूरी है क्या? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन क्या करने से कुछ इंजरी होता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसमें इंजरी तभी हो सकता है अगर आपने बहुत ज़्यादा लोड लिया, आपने 4 RM 6 RM कर रहे हो और आपके टोज और आपके नी का अलाइनमेंट सही है। इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि जब आप नीचे आ रहे हो तो आपके फोर्स पे खींचा जाता है। अगर किसी को ACL इंजरी है तो रिहैब में ये दिया जाता है, लेकिन अगर किसी को नी का टेंडिनाइटिस है तो उसको ये मत दो। टेंडनस, मतलब टेंडन्स का इन्फ्लेमेशन। हाँ, ACL मतलब अलग होता है, लिगामेंट टियर। क्या स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है? नॉट बैड। इनफैक्ट अगर आप स्क्वाट कर रहे हो तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि स्क्वाट के पहले आप एक्टिवेशन ड्रिल के हिसाब से ये 2-3 सेट करो, कॉर्ड्स के लिए। लाइट वेट। क्या प्योर स्ट्रेंथनिंग के लिए इसको करना चाहिए? नॉट नेसेसरीली। अगर आप स्क्वाट्स लंजेस कर रहे हो तो इसको करने की जरूरत है। हाइपरट्रोफी के लिए करना तो हाइपरट्रॉफी के लिए भी, क्योंकि बहुत बार, हाँ ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब आप हेवी स्क्वाट्स लगा रहे हो, लेंजेस लगा रहे हो, फिर ग्लूट्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं और कभी कभी क्वाड्स पे लोड कम आता है और क्वाड्स का कभी कभी इम्बैलेंस डेवलपमेंट हो सकता है।
इन दैट केस आपको स्ट्रेंथनिंग के लिए और हाइपरट्रॉफी के लिए भी लेग एक्सटेंशन करना पड़ेगा, लेकिन उसका भी वजन ऐसा रखो 8 to 10 RM, 4 RM 6 RM मत करो इसमें, क्योंकि बहुत हेवी जाने की ज़रूरत नहीं। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, मेरे हिसाब से, मतलब मैंने जितना पढ़ा है, मैं खुद नहीं ये कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कन्फ्लिक्टिंग रहा है। कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास तो ये मशीन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये एक्सरसाइज में नहीं है, और ये होना चाहिए, बिकॉज बहुत बार बूढ़े लोगों को, पेशेंट्स को लाइट वेट के साथ एक्टिवेशन के लिए और इवन स्ट्रेंथनिंग के लिए ये देना जरूरी है। अभी जो मैं 70 साल के आदमी को ट्रेन कर रहा हूँ, वो स्क्वाट्स की 10 स्क्वाट्स करते हो, उनको बारबेल स्क्वाट्स नहीं करता है, मैं उनको सपोर्टेड स्क्वाट्स या फिर बॉडी वेट स्क्वाट्स देता हूँ, या TRX वगैरह TRX पे देता हूँ। कि उनको नी एक्सटेंशन के लिए क्या करना चाहिए, उसको उनको लाइक नी एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए, बराबर, उसको कॉर्टिसोल, लेकिन उसमें मैं इंश्योर करूँगा कि वो ऐसा वेट ले जो 10-12 बार कर सकते हैं, कंफर्टेबली कर सकते हैं, और उनका अलाइनमेंट ठीक। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है, जिम में होना चाहिए। पहले हम लोग इसको बोलते थे कि नहीं होना चाहिए, बट नो, ये होना चाहिए, बिकॉज क्वाड्रिसेप्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया मशीन है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, बहुत हेवी जाने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आप स्क्वाट वगैरह भी हेवी कर रहे हो तो एज एन एक्टिवेशन ड्रिल आप उसको देख सकते हो पहले, या फिर बाद में एज एन स्ट्रेंथनिंग दे सकते हो। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथनिंग के लिए दे रहे हो और अगर स्क्वाट्स करना पॉसिबल है या फिर नहीं भी है, तो पहले स्क्वाट्स दो, उसके बाद ये दो, या फिर पहले लेग प्रेस दो और उसके बाद ये दो, क्योंकि ये आइसोलेशन मूवमेंट है और वो कंपाउंड मूवमेंट है, आपको समझना कीजिए। आपने किया, अब इसमें अलग अलग डिज़ाइन आपके ऑब्वियसली आएंगे, बट ज़्यादातर कॉमन ही रहता है। इससे नीचे और कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है, बट उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, विदाउट डिज़ाइन के ऊपर मेरा सर ये इतना थोड़ा क्या काम है, सीट पीछे करने का जरूरत है, थोड़ा ज़रूरी है, बट अगेन वो नहीं जाता है। आपका भी थोड़ा सा पीछे होना जरूरी, लेकिन वो नहीं जाता, वो पीछे हट रहा है, बट आप थोड़ा सा वो पीछे होना चाहिए था। मेरा भी वैसे ही थोड़ा सा पीछे होना चाहिए। वेरी नाइस, सुपर, परफेक्ट। सामने देखिए हमेशा, नाइस, परफेक्ट, ओके, दैट्स। कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा बताइए इधर? क्वाड्रिसेप्स। इसमें ग्लूट्स होगा क्या इन्वॉल्व? नहीं, बराबर नहीं, क्योंकि एक्सटेंशन नहीं है ना। अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं लेग कर्ल। काफ रेस काफ प्रेस नहीं किया हमने, काफ प्रेस का एक मशीन आता है, उसमें आप वो बायलैटरल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मशीन नहीं भी है आपके पास तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप यूनिलैटरल काफ रेस करोगे तो बेटर होगा, डंबल लेके हाथ में। और काफ का वैसे भी बहुत से लोगों के लिए काफ एक प्रॉब्लम एरिया होता है। जेनेटिकली अगर आपका काफ बड़ा नहीं है तो कुछ भी करके बड़ा नहीं, थोड़ा फर्क पड़ेगा काफ रेस करके, काफ प्रेस करके, सीटेड करके, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सिंगल लेग काफ रेस में आप क्या करोगे, या अगर पहली बार कर रहे हो तो आप क्या करोगे, बॉल ऑफ द फुट आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखोगे। क्या होता है तो ज़मीन पे करके देखो, ज़मीन पे जब मैं करता हूँ प्लांटर फ्लेक्शन, वही मेरा बॉल ऑफ फुट नेचुरल। कुछ हद तक ये पोजीशन जहाँ से आपके फिंगर्स की शुरुआत होती है, टो नहीं, बहुत लोग टो पे करते हैं, नहीं, फिंगर्स की शुरुआत होती है बराबर। तो आप वैसे खड़े रहो, इधर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से मेरे फिंगर्स की शुरुआत होती है, उसको मैं पकड़ सकता हूँ, स्लाइडली आगे लीन करूँगा मैं, इसमें फुल रेंज नीचे जाओ, फुल रेंज ऊपर जाओ। ये हो गया बायलैटरल काफ रेस। अगर मुझे यूनिलैटरल काफ रेस करना है तो मैं क्या करूँगा, एक हाथ में डंबल पकड़ूंगा, इधर पैर ऑफ करूँगा, नहीं, हमेशा लॉक ही रहना चाहिए। हाँ, इसमें हमेशा डंबल पकड़ूंगा ऐसे, या फिर विदाउट डंबल करूँगा तो मैं इधर पकड़ूंगा, या फिर मैं ऐसे करूँगा। इसमें आपको इंश्योर करना है फुल लॉक। इसमें कौन सा मसल काम करेगा, गैस्ट्रोनिमस एंड सोलियस। आपके मसल्स काम करेंगे, ज़्यादा लोड कौन लेगा, गैस्ट्रोनिमस जो बड़ा मसल। तो पहले आप बेसिक कीजिए, स्टैंडिंग काफ रेस विदाउट डूइंग, 5-5 कीजिए, बॉल ऑफ द फुट रखिए। हाँ, ये हमेशा ना शूज़ के साथ किया तो बेटर है, नहीं उस पर ऊपर ही कीजिए। ऊपर क्यों करना है, क्योंकि इसमें नीचे आपको इससे रेंज आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाए। बूढ़े लोगों को आप ज़मीन से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम। हाँ नहीं, अभी आप थोड़ा आगे जाइए, हाँ परफेक्ट, आगे बेंड हो जाइए, गो, परफेक्ट, सो गुड, गुड रेंज, नीचे जाइए, परफेक्ट, सुपर। यहाँ शूज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि क्या फीट जो है ना वो एक कट ज़रूरी है, परफेक्ट, ओके, रिलैक्स। अभी अगर आपको मैंने यूनिलैटरल दिया बॉडी वेट के साथ, तो क्या करोगे, एक पैर निकालिए, थोड़ा सा और आगे जाइए, थोड़ा सा और आगे जाइए, यस दैट्स द, बेंड हो जाइए आगे, तो हाथ का मिनिमम इस्तेमाल कीजिए, जाइए,
परफेक्ट 1 दोनों हाथ रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं 2 3 ओके दूसरा पैर लीजिए पैर आगे लीजिए थोड़ा सा आगे लीजिए और पैर नाइस कीप गोइंग 3 ओके अब इसमें एक हाथ डंबल लेके भी आप कर सकते हो हमेशा हाई रेपिटेशन करना अच्छा है इसमें 4 RM और 6 RM मत करो कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें क्योंकि 15 to आपका जो सोलेस है स्पेशली वो स्लो ट्विच फाइबर डोमिनेंट होता है तो काफ अगर आपको करना है तो अच्छी वेट के साथ भी आपको 12 से 14 रेपिटेशन करना पड़ेगा सर ये जो स्लो ट्विच फाइबर और एक फास्ट ट्विच रहता है इसका क्या रहता है? हर एक आदमी के शरीर में फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच फाइबर रहते हैं कुछ लोगों में फास्ट ट्विच ज़्यादा होता है कुछ लोगों में स्लो ट्विच ज़्यादा होता है अभी वो कैसे पता चलेगा आपको मसल बाइप से करना पड़ेगा लेकिन आप परफॉर्मेंस से भी कर सकते हैं कि जो लोग जनरली ओलंपिक लिफ्टर्स होते हैं पावर लिफ्टर्स होते हैं स्प्रिंटर्स होते हैं वो ज़्यादा स्लो ट्विच फास्ट ट्विच डोमिनेट होते हैं वाइल मैराथन रनर्स लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स ये थोड़ा स्लो ट्विच होते हैं हालांकि हम सभी लोगों में इसका कॉम्बिनेशन होता है फुटबॉलर्स बैडमिंटन प्लेयर्स टेनिस प्लेयर्स इनमें काफ़ी दोनों का अच्छी तरह से एक क्या बोलते हैं उसको मिलन होता है समावेश होता है क्योंकि वो स्पोर्ट्स ऐसे कि उसमें दोनों लगता है पावर भी लगता है एंड्योरेंस भी लगता है तो अगर किसी फुटबॉल प्लेयर का आप लोगे तो दोनों काफ़ी अच्छे हद तक उसमें होंगे लेकिन मैराथन रनर्स में एक्सट्रीम ज़्यादा स्लो ट्विच होंगे या फिर जो ओलंपिक लिफ्टर है उसमें ज़्यादा फास्ट ट्विच या स्प्रिंट ये अपने ऊपर होता है बनाना या फिर कैसे होता है नेचुरल है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं जेनेटिक्स है उसमें पर हम ये कैसे बोल सकते हैं मैराथन वाले का इतना ये ज़्यादा होगा स्लो वाला ट्रेनिंग से भी होता है ना बट वो मैराथन कर सकता है उसका मतलब ही है कि उसमें स्लो ट्विच डोमिनेंट है देख अगर जिसके पास ज़्यादा वो होगा कि वो नेचुरली एट बेस्ट बेट एडवांटेज होगा अभी यूसेन बोल्ट को तूने अगर मैराथन भगाया तो भाग सकता है ना वो भी भागेगा ना ट्रेनिंग के साथ क्यों नहीं बोला नहीं भागेगा लेकिन क्या वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकेगा नहीं क्योंकि एक तो ट्रेनिंग उसका कम है और अगर मान के चल उसने 10-15 दिन साल ट्रेनिंग किया भी तो लेकिन कोई दूसरा जो कोई केनिया का या कोई एथलीट है जिसमें स्लो ट्विच फाइबर और जो उसका जेनेटिक्स है वो बोल्ट से हमेशा ज़्यादा करेगा परफॉर्मेंस तो कर सकेगा अभी कोई मैराथन रनर स्प्रिंटिंग कर सकेगा क्या कर सकेगा ट्रेनिंग के साथ क्या वो उतना कम टाइम में जाएगा कि नहीं जाएगा तो वो आप ट्रेनिंग से डेफिनेटली बिल्डअप कर सकते लेकिन एक लिमिट होता है अब जैसे कि मैं बॉडी बिल्डर कभी नहीं बन सकता कि अभी क्या लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा बॉडी कर सकता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ मैंने अगर टोचन लिया तो इससे अच्छा मेरा बॉडी होगा ना भाई लेकिन क्या मैं रॉनी कोलमन की या रॉनी कोलमन छोड़ कोई भी डिस्ट्रिक्ट के लेवल के भी इस पास नहीं जा सकूंगा शायद तू शायद जाएगा अगर तेरा जेनेटिक्स है तो ये हमें ट्रेनिंग के साथ तुम कर लेकिन अगर तुमको जो दिया है उससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते एक हद से ज़्यादा तुम नहीं जा सकते तो इसका सर कोई टेस्ट वगैरह होता है क्या जो जिससे पता चलता है बायोप्सी होता है ना किससे बायोप्सी होता है मसल बायोप्सी होता है लैब में अब क्या वो करना जरूरी है क्या आई डोंट थिंक सो अभी क्योंकि रिसेंटली मेरा एक गोरेगांव पार्क में डिस्कशन चल रहा था तो वो जो ट्रेनर था वो शायद उसने कुछ न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया इंडस्ट्री में कुछ किया था स्पोर्ट्स का क्या होगा उसका हाँ तो वो बंदे ने पॉइंट बोला था कि ऑस्ट्रेलिया में भी ये ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा चल रहा है कि अर्ली एज में जो बच्चे एग्जैक्टली यू राइट उनका वो Test का स्पोर्ट्स फाइबर और उसके हिसाब से एंड देन वो गाइडेंस उनको तो वो sports field में छोटे बच्चों को कर रहा है तो ठीक है बट अगेन ट्रेनिंग है ना अगेन कंसिडरेशन और छोटे बच्चे अगर मैं मान के चलूँ कि मुझे अगर मेरे बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाना ही है तो फिर मैं ये कर सकता हूँ कि यार ठीक है उसका स्लो ट्विच की ज़्यादा है फिर उस हिसाब से उसको खेल दे पर उससे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होता ना उसका एप्टीट्यूड भी होना चाहिए उसका लाइकिंग होना चाहिए तो चैंपियंस जो होते हैं उनका क्या होता है सब मिला के आता है जेनेटिक्स भी होता है ट्रेनिंग भी होता है डाइट भी होता है डिसिप्लिन भी होता है कोचिंग भी होता है वो एनवायरनमेंट भी होता है गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है ऐसा कोई गॉडफादर भी मिलता है वो सब मिला के चैंपियन इसमें एक भी चीज़ अगर कम हो तो आप उस लेवल तक नहीं जा सकते बराबर जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स में लियोनेल मेसी उसको तो ग्रोथ हार्मोन की इंजेक्शन दिया करते वो उसका हाइट कम था लेकिन उससे उसकी वजह से नहीं हुआ उसको समझ में आया कि यार 12 साल के उम्र में मेरे को स्पेन जाने का है बार्सिलोना क्लब गया उसको किसी कोच ने उठाया उसका मेहनत था टैलेंट था और आज वर्ल्ड कप जीत गया उसके बावजूद भी नहीं जीता था आज तक दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर आज तक लेकिन अभी जीता लास्ट में जब उसका लास्ट वर्ल्ड कप आया ये सब किस्मत की भी बात है और सब वो मिला के आना चाहिए बराबर तो ये फास्ट ट्विच स्लो ट्विच यस डेफिनेटली करना चाहिए क्या अगर आपको अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में बनाना तो ज़रूर करो लेकिन उसको करना है तो फिर जल्दी करो अभी इस साल में करके क्या फ़ायदा है और वो जनरल ट्रेनिंग वगैरह में उसका कोई ऐसा ज़्यादा लेना देना
आप फाइबर्स कैसे बॉडी में डालोगे, जो है उसके साथ, आपको जो है उसके साथ काम करना है, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, बस that's it. काफ रेजिस्ट। तो ये स्टैंडिंग काफ रेज मशीन होता है, तो नहीं है तो ठीक है, ये आप ये कर सकते हैं, हालांकि यूनिलैटरल भी अच्छा होगा, रेपिटेशन हमेशा हाई रखिए। काफ प्रेस भी होता है, बट मैं इसके पक्ष में ज़्यादा हूँ काफ प्रेस से, क्योंकि काफ प्रेस में अगेन क्या होता है, ये ज़्यादा नेचुरल लोड बेरिंग मूवमेंट है, लेकिन हम लोग फिलहाल देखेंगे काफ प्रेस। तो देखो क्या करना है, पहले हमेशा हील से ही पुश करना है, बात समझो। लोग क्या कहते हैं टो से पुश करते हैं, नहीं, पहला आपका होगा हील, जैसे आप लेग प्रेस कर रहे हो, फिर आप पैर को नीचे लो, पूरा लॉक करो, बॉल ऑफ द फुट पे लो, एंड देन यू कैन ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है, अगर आपके एंकल मोबिलिटी अच्छी नहीं है तो इसेंट्रिक में इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं इसके बहुत पक्ष में नहीं हूँ। आई वुड रादर डू दैट लोड बेरिंग में, बट ठीक है, एनीवे यू कैन डू दिस। जिसको लोड बेरिंग प्रॉब्लम है, जो ओबेसिटी चाहता है, वो क्या करेगा, उसके लिए अच्छा है। खत्म करने से आपको क्या करना है, थोड़ा सा नज़दीक लेना है, अगेन आपको हील डालना है, स्लोली आपको इसका जॉइंट एक्शन क्या है, अगेन प्लांटर फ्लेक्शन, मसल कौन सा इन्वॉल्व है, दोनों, लेकिन ज़्यादा लोड कौन लेगा, गैस्ट्रोनिमिया जो बड़ा है। पहले कस के पकड़िए, ग्रिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेग करते समय भी नीचे लीजिए, इसमें भी शूज डाला तो ज़्यादा बेटर है काफ करते समय, थोड़ा क्योंकि आपके फिंगर ज़्यादा स्प्रेड नहीं होते, थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, लिटिल फिंगर। लॉक कीजिए पूरी तरह से, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन कीजिए, गो। इसमें इतना ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करने की जरूरत नहीं, इसमें भी आपको 12 15 14 करना है आरएम। परफेक्ट, खत्म करते समय फिर पैर ऊपर लीजिए आराम से, हाँ हाँ, हील हील आ जाइए। अब आगे समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रीदिंग का, ये छोटे छोटे मसल्स के लिए वॉल्सल्वा मत करो। मैं देखता हूँ रोटेटर कफ के लिए चलता रहता है यार, वो छोटा, तुमको वॉल्सल्वा ऑटोमेटिक एक तो होना चाहिए, और होता है हेवी वेट में। अभी सपोर्टेड मूवमेंट को काय को वॉल्सल्वा कर रहा है, लैट को लॉन्ग कर रहे हो हेवी, ठीक है, या सीटेड रो कर रहे हो हेवी, ठीक है। काफ के लिए क्या करने की क्या जरूरत है वॉल्सल्वा, एक तो पहले तो काफ 4 to 6 आरएम मत करो, 12 14 आरएम के इसमें खेलोगे तो उसमें वॉल्सल्वा करने की जरूरत नहीं आती, एकदम हेवी वेट है वो रोटेटर कफ में भी कर देगा वॉल्सल्वा, तो वो यू लुक लाइक एन इडियट एंड यू आर अननेसेसरी टैक्सिंग द बॉडी। ये वॉल्सल्वा करने में भी आपका कोर का इन्वॉल्वमेंट होगा, अननेसेसरी क्यों, आप स्क्वाट बेड में करो ना वॉल्सल्वा, पूरा करो, बिकॉज वो आपको लगेगा काया खा के छोटे छोटे मुझे बाइसेप कर, बाइसेप कर पहले तो 4 आरएम मत करो, 12 15 आरएम करो अगर करने का है, उसमें वॉल्सल्वा का कर लो, उसमें क्या करो स्लाइटली स्लो वॉल्सल्वा कर सकते, मतलब वो लेस ऑडिबल वॉल्सल्वा कर सकते हो। हाँ, जब स्ट्रगल करोगे तो होने वाला है, वो होना ही है, वो तो होता ही है, जैसे केटल बेल है वॉल्सल्वा होता ही है, बिकॉज यहाँ से तुम एक्सेल करके फेंक ही नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन वहाँ तुमको वॉल्सल्वा करना है, बिकॉज तुमको अदर ब्रीदिंग ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्सल्वा ऑटोमेटिकली। तो ये मुझे कहने का मतलब ये था, और अननेसेसरी वॉल्सल्वा मत करो, अननेसेसरी टैक्सिंग होता है, उससे अननेसेसरी बीपी भी बढ़ता है। तो बीपी बढ़ना गलत नहीं है, बीपी बढ़ना ही चाहिए कंडीशनिंग के लिए, लेकिन वो छोटे छोटे मसल के तुम टाइम को अननेसेसरी स्ट्रेस कर रहे हो। स्क्वाट में करो ना, पूरा जान लगाओ, डेडलिफ्ट में पूरा जान लगाओ, मेरे कहने का मतलब। उसके बाद एक एक्सरसाइज होता है जिसको बोलते हैं सीटेड काफ रेज। अगर मेरे पास बजट लिमिटेड है, सॉरी बजट लिमिटेड है, एक तो ये मशीन ज़रूर होना चाहिए जिम में, क्योंकि सोलेस के लिए ये ज़्यादा बेटर मशीन है। क्या होता है, आपका जो बड़ा काफ मसल होता है उसके 2 एक्शन होते हैं, नी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। होता क्या है, इसमें आपका नी ऑलरेडी फ्लेक्शन में रहने के कारण आपका बड़ा मसल स्लाइटली यहाँ इंगेज हो जाता है, तो वो नीचे काम कब करता है, सोलर से ज़्यादा काम करता है। लेकिन अगर मेरे पास बजट कम है और मेरे पास 2 ऑप्शन है, स्टैंडिंग काफ रेज या सीटेड काफ रेज, तो मैं स्टैंडिंग काफ रेज दूंगा। स्टैंडिंग काफ रेज में गैस्ट्रोनिमिस के साथ सोलेस कुछ हद तक तो काम करता है, पर अगर नहीं कर रहा है तो ये एक बेटर मशीन है। इसमें आपको पर ये सीटेड का आप ले ले बड़ा नहीं लेंगे, और बाकी का जो गैस्ट्रोनॉमिस के लिए हम लेग प्रेस पे ही काम देते तो कैसा रहेगा? वो भी चल सकता है, बट अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ संतोष, लेग वेट बेरिंग में काफ रेज करना ज़्यादा बेटर है ना, वही बोल रहा हूँ ना मैं, अगर लेग जैसे वेट बेरिंग का है, तो वेट है ना, उधर एडजस्ट कर अरे सकते हैं। लेकिन वेट बेरिंग कहाँ है, अच्छा, ये चाहिए मेरे को। हाँ बराबर, वो नहीं है। प्लांटर फ्लेक्शन शुड ऑलवेज बी लोडिंग अच्छा। वेट बेरिंग। हम लोग ऐसा प्लांटर फ्लेक्शन जिंदगी में कभी नहीं करते। ये बराबर। मूवमेंट रनिंग करते समय, चलते समय, जंप करते समय इंपॉर्टेंट है, खेलते समय। बराबर। तो अगर तुम्हारे पास स्टैंडिंग काफ रेज मशीन नहीं है तो चल सकता है। तो देख, बजट है मेरे पास, ठीक है, बजट में मेरे को एक ही खरीदना है, स्टैंडिंग की सूट है, तो वो मेरे को थोड़ा सा डाइसी है।
क्योंकि स्टैंडिंग काफ रेस तो मैं कर सकता हूँ डम्बल के साथ, तो उस हद में ये लो, बराबर बजट है तो दोनों लो, बड़ा सीटेड लो। दोनों सीटेड लो। क्योंकि सोलेस के लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा लोड इसमें आता है, और सोलेस और इसको हाई रेपिटेशन ही करना है, बिकॉज सोलेस कैसा है स्लो ट्विच मसल। इसमें अगर यहाँ अभी इसमें आप किधर भी लगा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म एक ही। हालांकि इसमें अगर आपको की हुई आइसोलेटर मशीन मिल जाए तो बेटर। फलक्रम भी है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, आप इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर बैक को टाइट रखना है, थोड़ा लीन करना है आगे, कोई आपको सपोर्ट करेगा उठाने के लिए, सामने देखना है, लेकिन आइडियली एंकल मोबिलिटी अच्छा होना चाहिए और पैर नीचे जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल ठीक है। खत्म किया आपने ये, उसके बाद स्टिल रहिए, कोई ट्रेनर या आप खुद क्या करो, इसको हेवी होगा तो ट्रेनर करेगा। ये अच्छा मशीन है, इसमें अलग अलग वर्जन्स होते हैं। जो केएलएम में वो बहुत बढ़िया मशीन है, आगे और उसका क्या है ना, उसका फलक्रम और आगे, मतलब जितना ये प्लेट आगे जाएगा ना उतना ज़्यादा टफ जाएगा, इतना लोड बढ़ेगा ना, ये जितना नज़दीक होगा इतना ईजी लीवरेज बढ़ता है। हाँ, तो वो ज़्यादा बेटर मशीन है। अभी थोड़ा सा वैसे भी आता है इस शेप में, वो भी अच्छा वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस उसका जैसे बोलते हैं 1:2 का हो जाता है। बराबर। चलिए रेडी, यहाँ भी इतना जोर से वसम करने की जरूरत है, बिकॉज इसको 14-16 RM करो, 8 RM वगैरह करने की जरूरत है, बस लीन हो जाइए आगे। हाँ परफेक्ट। क्या होता है, लीन नहीं होगा तो खींचने लगते हैं, ओके बस। मसल इफेक्टिवली कौन सा काम करेगा, दोनों, लेकिन ज़्यादा लोड कौन लेगा, सोलेस। सीटेड का और स्टैंडिंग का दोनों मारना जरूरी है। अगर आपके पास टाइम कम है, उस दिन आपको जल्दी जाना है, तो फिर स्टैंडिंग हेवी मतलब फिर उसमें कुछ हद तक सोलेस हो जाएगा, लेकिन इसमें गैस्ट्रोलिस काफी नहीं होता है। जिम में जैसे स्टैंडिंग हमारे इधर भी नहीं, हमारे इधर भी सीटेड ही है। तो स्टैंडिंग डंबल के साथ यूनिलैटरल करो, राइट। उसके बाद सीटेड करो। उसके बाद ये एक मशीन है जो बहुत ही लेग कर्ल, जहाँ हैमस्ट्रिंग का नी फ्लेक्शन फंक्शन चैलेंज होता है। अब हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट वैसे भी स्क्वाट में, डेडलिफ्ट में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, बट वो हिप साइड से हो रहा है, जिसमें हिप का एक्सटेंशन होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस के साथ हैमस्ट्रिंग करता है। नी साइड से भी हैमस्ट्रिंग को मजबूत करना जरूरी है, बिकॉज उसका प्राइम फंक्शन है नी फ्लेक्शन, जो रनिंग में इसमें आपको काम आता है। इसके लिए ये अभी इसमें 2-3 अलग अलग तरह के मशीन आते हैं। सबसे बेहतर थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो सबसे बेटर होगा सीटेड का लेग। उसका रीजन ये है कि आपका डिसएंगेज हो जाता है हैमस्ट्रिंग इधर, मतलब इधर ये आपका मतलब एक्चुअली होता है कि आपका हिप फ्लेक्शन में जाता है ना, तो हिप जॉइंट पे हैमस्ट्रिंग कम काम करेगा और नी जॉइंट पे ज़्यादा काम करेगा। तो आइडियली अगर देखा जाए तो सीटेड सबसे बेटर है आइडियली, बट उसमें प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन का। बहुत बार वो मशीन का अरेंजमेंट ठीक नहीं होता है, लोड आता है बैक पे, और लॉजिस्टिकली बहुत से मशीन्स परफेक्ट नहीं होते। तो आई टेल यू वन पॉइंट है। हाँ बोलिए। ये कैसा होता है कि सीटेड इसमें लेग कर्ल में जो लॉक आता है वो थाई पे आता है बराबर। जब उसमें हेवी जब मारते हैं तो वेट थोड़ा सा अपने को खींचता है, तो थोड़ा स्लिप हिप आगे जाता है, हिप आगे जाता है। और कुछ मशीन जो सीटेड काफ की अभी बेहतर आ रही है उनका लॉकआउट ये आता है। हाँ, तो आपका बॉडी पोस्चर पूरा मेंटेन है। अगर वैसा है तो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, वैसा होना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली वैसे मशीन कम है। मतलब मैंने मैट्रिक्स में नहीं देखा था, टेक्नो जिम में देखा था, और ये जिम्स के कंप्लेन थे कि हमारा जो सीटेड काफ है ऐसे लॉक होकर यहाँ पे आता है, काफ नहीं सीट- सॉरी सीटेड लेग कर्ल, वो लॉक होकर इस पे आता है, थाई लॉक करता है, लेकिन जब हैवी मारते हैं तो स्लिप होता है वो। तो स्लिप हो जाता है नीचे से। हिप वो आगे भी है। हिप आगे जाने लगता हाँ, तो है। इसलिए ना ये भी अच्छा है actually। K11 इसका में थोड़ा वही सा है। एंगल बड़ा हुआ तो ज़्यादा बेटर है। अब जैसे कि इसका एंगल है नहीं, और अच्छा क्या होता अगर इसका एंगल थोड़ा सा और बड़ा होता, ओके तो ये भी ठीक है। मतलब फ्लैट से बेटर ये है, इससे बेटर थियोरेटिकली सीटेड है। बट मैं बोलूँगा कि सीटेड से ज़्यादा ना वो कंफर्ट लेवल और वो सब देख के अगर आपको ये अच्छा मिल जाए मशीन तो ये आप ले सकते हो। लेकिन अगेन थियोरी वाइज अगर देखा तो सीटेड मस्ट भी बेटर, बट अगेन वो एग्जीक्यूशन वाइज प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये भी बेटर है। इसमें अगर आपको एंकरिंग करना पड़ेगा और आपको खींचना पड़ेगा। इसमें भी आप 8 RM वगैरह करने की बजाय कभी 8 कर सकते हो, 12-14 RM तक आप करो, बिकॉज
हैमस्ट्रिंग नेचुरली अगर आप क्वाड्रिसेप्स के साथ कंपेयर करोगे तो स्लाइटली वीकर मसल बोल सकते हैं, क्योंकि उसका रीज़न एक है कि हैमस्ट्रिंग में पुल्स और ये भी ज़्यादा होता है। क्वाड्रिसेप पुल जनरली हम लोग देखते नहीं, हैमस्ट्रिंग पुल हैमस्ट्रिंग फ्लेयर देखते हैं। उसका रीज़न एक ये और भी है कि हैमस्ट्रिंग में काम ज़्यादा बंटता है दोनों जॉइंट में। देखो 3 मसल जो है ना, हैमस्ट्रिंग के जो 3 मसल्स हैं वो 3 मसल 2 जॉइंट पे काम कर रहे हैं, इसलिए उसका काम हमेशा बटा हुआ है। वो एक किसी भी जॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। भाई क्वाड्रिसेप्स का क्या है, सिर्फ एक मसल 2 जॉइंट पे, बाकी तीनों मसल नी जॉइंट पे काम है, इसलिए वो नी जॉइंट पे बहुत तगड़ा होता है मसल क्वाड्रिसेप्स। हैमस्ट्रिंग का वो प्रॉब्लम, थोड़ा सा उसका लीवरेज अनफेवरेबल है हैमस्ट्रिंग का, इसलिए हैमस्ट्रिंग में इंजरी होने के चांसेस है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नी एक्सटेंशन नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये करना जरूरी है, ठीक है। इसमें आप वैसे ही एंकल को आप करो, हमारा ना इसे ये ना हमारा नी और ये एक ही लाइन में होना चाहिए, नी और हमारा ये एक ही एंकल लाइन पोजीशन पता तो कैसे इसमें एडजस्टमेंट है क्या? एंकल पोजीशन रोलर की तरह होता टो अपनी तरफ रहना चाहिए, टो ना क्यों? अपने फिश की तरफ। अगर ऐसे करेंगे तो हमारा काफ का स्ट्रेच होगा ना इसमें। नहीं काफ का स्ट्रेच नहीं होगा। देख काफ स्ट्रेच नहीं होगा, स्ट्रेच का मतलब फ्लेक्शन फ्लेक्शन होगा, काफ एंगेज होगा। एंगेज होगा उसमें। कभी कभी पैर ऊपर नहीं हो पाएगा। लोग क्या बोलते हैं इसको ऐसे रखो, थियोरेटिकली सही है लेकिन क्रैम्पिंग होता है। क्रैप, मैं वही बोल रहा थियोरेटिकली सही क्यों है, क्योंकि अगेन जो गैस्ट्रोनीमियस है, देखो इसमें आपका हैमस्ट्रिंग के साथ गैस्ट्रोनीमियस भी काम कर रहा है नी जॉइंट पे, क्योंकि वो बाय आर्टिकुलेट मसल। बराबर। तो गैस्ट्रोनीमियस का काम कब होगा इधर, जब वो एंगेज होगा एंकल पे। तो अगर ऐसे करके करो तो अगेन थियोरेटिकली सही है, और प्रैक्टिकली पॉसिबल ना होने के कारण डॉर्सल फ्लेक्शन करके भी करो। तो इसमें ऐसा रेंज भी ज़्यादा जाता है ना अगर हम डॉर्सल फ्लेक्शन कर देते तो। रेंज ज़्यादा नहीं जाता है, रेंज का सवाल नहीं है। एंगेजमेंट तेरा जो गैस्ट्रोनीमियस का है वो कम होता है। हाँ। और हैमस्ट्रिंग का उससे फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि देखो अगर 19-20 नहीं बोलूँगा, लेकिन उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप डॉर्सल फ्लेक्शन करके भी कर सकते हैं। डॉर्सल फ्लेक्शन हूँ। कैसे इसका एडजस्टमेंट किसने? कैसे नहीं वो आपका हमारा हमारा नी उसके नी एंकर होगा। नहीं मतलब इसमें भी जरा एडजस्टमेंट नहीं सर, हमारा नी उससे मैच होना चाहिए उससे। आइडियली क्या होना ये होना चाहिए, चाहिए। हाँ, वो एंकल के ऊपर होना चाहिए, रोलर एंकल के ऊपर होना चाहिए बराबर। अब लेट हो। मेरे ख्याल से वो लास्ट एडजस्टमेंट है शायद उसकी। हाँ, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, पुन्नी और वो दोनों मैच होना चाहिए बराबर। अभी हैंडल पकड़ेंगे कस के पकड़िए, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन कीजिए, बस। डिसेंडिंग कर लो, वेरी नाइस, गो, परफेक्ट। बढ़िया। ये अच्छा मशीन है एक्चुअली। अगेन कैम बेस्ड है, ये सर्कुलर मूवमेंट है, बस आइसोलेशन आइसोलेशन है मूवमेंट, नी फ्लेक्शन हो रहा है। मसल कौन सा काम कर रहा है इधर, हाँ। गैस्ट्रोनीमियस और हैमस्ट्रिंग। लेकिन आपको बताना क्या है पहले, हैमस्ट्रिंग। गैस्ट्रोनीमियस तो उसका सपोर्टिंग मसल बोल सकते हैं, लेकिन गैस्ट्रोनीमियस भी काम करेगा। तो ये कंपलसरी मशीन होना चाहिए। और सर कैम का एडवांटेज बेसिकली ज़्यादा वही रहता है ना कि रेजिस्टेंस थ्रू आउट द रेंज मेंटेन। आइडियली क्या होना चाहिए, Continuous tension में। पूरे रेंज में आपको वैसे भी उतना मिलता नहीं है इक्वल रेजिस्टेंस, बिकॉज क्या होता है इक्वल एंड ऑपोजिट टेंशन मिलना चाहिए। तो इसमें इक्वल नहीं मिलेगा, ऑपोजिट मिलेगा। इक्वल डिपेंड करता है तुम्हारे लोडिंग आर्म कितना मूव हो रहा है। स्क्वाट में भी देखो आपका डाउन टू मिड सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर इजी होने लगा। बट ऑपोजिट है ना रेजिस्टेंस, इक्वल नहीं है लेकिन ऑपोजिट। इक्वल कब होता स्क्वाट में, अगर आप ऐसा वो इसलिए वो चेंज बीन्स लगाते हैं, देखो स्प्रिंग चेंज या फिर बैंड लगा के करते हैं कि थ्रू आउट तुम उठ रहे हो, तुमको वाट लग रही है, तो पावर लिफ्टर्स करते हैं उसके या ओलंपिक लिफ्टर्स करते हैं। हाँ, लेकिन ऑपोजिट आपको रेजिस्टेंस इसमें मिलेगा, जो क्योंकि कैम है, क्योंकि मूवमेंट कैसा ही है आपका, मूवमेंट सर्कुलर है, तो आपको एट एनी कॉस्ट उसको कैम बेस पे ही करना चाहिए। कुछ लोग वजन लगा के करते हैं, लेकिन उसका डम्बल मिम्बल पकड़ के करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। ये मशीन खरीदो, ठीक है, ये लेग मेरे को यूनिक ऐसा लगती है। ये है अडक्शन अबडक्शन मशीन। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है जिम में, क्योंकि आप ये हम लोग उस पर करेंगे, केबल पे भी आप उसको अडक्शन अबडक्शन हो गया हमारा वो। हो गया, ये तो सब सर थे ना इधर। लेकिन ये एक बेटर मशीन है आगे। इसमें अडक्शन अबडक्शन, इसमें अबडक्टर मतलब अडक्शन को अगर आपको चैलेंज करना है तो बाहर पैर लेना पड़ेगा, मतलब ये। और अगर आपको अबडक्शन चैलेंज करना है तो अबडक्शन नहीं, अबडक्शन चैलेंज करना तो आपको ये करना है, जितना नज़दीक हो यूटीएस मीडियस चैलेंज होता है इसमें, पकड़ के आपको इसको और अंदर में आएगा। आएगा। तो फिर आपका नी
जितना अंदर उतना अच्छा ना। रन ज़्यादा मिले। हिप अबडक्शन, अगेन मोबिलिटी कम होने के कारण मेरा इतना ही रेंज हो रहा है, हालांकि ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, ग्लूटियस मीडियस काम कर रहा है, अबडक्शन। अगर मुझे अडक्शन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट करना पड़ेगा की तरफ। ये बेहतरीन मशीन है, सीट थोड़ा आपका एडजस्टमेंट करेगा, इसमें फर्क है। बेहतरीन मशीन है, बेहतरीन मशीन है। इसमें आपके अडक्टर्स क्या कर रहे हैं, क्या है, तो ये दोनों आपको करना चाहिए। ये बहुत लोगों में इम्बैलेंस होता है, स्पेशली अडक्टर स्ट्रॉन्ग रहते हैं और अबडक्टर क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो अबडक्टर का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अबडक्टर सर बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं? अगर स्टेबिलाइजर्स का, स्टेबिलाइजर्स का, पेल्विक स्टेबिलिटी में अडक्टर्स अबडक्टर्स दोनों काम करते हैं। पेल्विस को स्टेबल, उसको मूवमेंट करना भी जरूरी है। हाँ, अबडक्टर्स का ट्रेनिंग इसमें लंजेस में वगैरह स्टेपअप में होता है, जैसे आपका हिप स्टेबलाइज होता है, अडक्टर्स का भी होता है, बट अगेन उसको सेपरेट ट्रेन करना भी चाहिए। चलो, आइसोलेशन मूवमेंट है अगेन सॉर्ट ऑफ। गो, रेंज अच्छा, गो, परफेक्ट, कीप गोइंग, परफेक्ट, कीप गोइंग। बस इसको भी आप 12 या 14 रेपिटेशन मैक्स करो। अभी आप अडक्टर करो, अडक्शन करो, बाहर लीजिए उसको, तो घुमाइए, उसको घुमाइए, बस के पकड़िए उसको, बैक आर्च कीजिए। और बाहर करने की नहीं। नहीं, ठीक है, that's fine। कस के पकड़िए, बैक आर्च कीजिए, गो, ब्यूटिफुल, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। वन मोर, बस, दैट्स इट। तो इतने एक्सरसाइजेज अलॉन्ग विथ स्क्वाट, लंजेस, स्टेप अप काफ़ी है लेग्स के लिए। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू। कल 3 बजे आना। परसों मेरा थोड़ा डाइस रहेगा, परसों पापा का सिटी स्कैन और देखो हमारे 5 सेशंस हैं।